हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स। कंपोजिट्स बेसिकली चार तरह के हैं। एक होंगे पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स, स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स और नैनो कंपोजिट्स। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स। और ये पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स फिर फर्दर दो टाइप के होंगे, लार्ज पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स और डिस्पर्शन स्ट्रेंथन्ड पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स। तो इनको हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो हैं जो हमारे सिलेबस में होंगे उनको हम देखेंगे। पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स, जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को हम मिक्स करते हैं तो उसको हम कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट्स नेचुरली भी पाए जाते हैं और मैन मेड भी हैं। नेचुरल कंपोजिट्स के अंदर प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें तो वुड है, वुड एक कंपोजिट है। और एनिमल्स के अंदर अगर आप देखें तो एनिमल्स में टीथ जो है ये हमारा एक कंपोजिट है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए। और इसमें दो इसके पार्ट होंगे कंपोजिट के। एक फिलर होगा, ये माइक्रो फिलर भी हो सकता है, नैनो फिलर भी हो सकता है, और दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है। और डिफरेंट तरह के कंपोजिट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। पार्टिकल रीइंफोर्स कंपोजिट्स दो तरह के हैं, एक लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स होंगे और एक डिस्पर्शन स्ट्रेंथन्ड कंपोजिट्स होंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले है जी लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स, ऐसे कंपोजिट्स जिसके अंदर फिलर लार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में पाया जाता है और जिनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करते। Large particle composites. The term large is used to indicate that particle matrix interaction can not be treated on the atomic or molecular level. इन तरह के कंपोजिट्स में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो इंटरेक्शंस हैं उनको डिस्कस नहीं करना। रादर कंटिन्यूस मैकेनिज़्म इज़ यूज्ड। एक कंटिन्यूस मैकेनिज़्म है, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल की जो इंटरेक्शन हैं, पार्टिकल मैट्रिक्स इंटरेक्शंस हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। पार्टिकुलेट मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर। एक वर्ड यूज़ होगा पार्टिकुलेट का, तो पार्टिकुलेट का मतलब है सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर, यानी एक मिक्सचर सा होगा और वो जो मिक्सचर है उसमें सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और एयर भी होगी। सॉलिड, लिक्विड और एयर का जो मिक्सचर सा होगा उसे हम पार्टिकुलेट कहेंगे। तो इसमें दो फेज़ होंगे, एक पर्टिकुलर फेज़ होगा, पार्टिकुलेट फेज़ होगा, और एक मैट्रिक्स फेज़ होगा। दो फेज़ होंगे इसके अंदर, एक मैट्रिक्स फेज़ होगा, MATRIX मैट्रिक्स फेज़ होगा जो कंटिन्यूस फेज़ होता है, और दूसरा इसके अंदर पार्टिकल या पार्टिकुलेट फेज़ होगा। दो फेज़ होंगे लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स के अंदर। फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपोजिट्स द पार्टिकुलेट फेज़ इज़ हार्डर एंड स्टिफर। इसके अंदर इन जैसे कंपोजिट्स के अंदर जो पार्टिकुलेट फेज़ है वो हार्डर होगा और स्टिफर होगा दैन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इतना हार्डर और इतना स्टिफर नहीं होगा। जो उसका पार्टिकल फेज़ है वो हार्डर और स्टिफर होगा। दीज रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स, यही जो फेज़ है पार्टिकल या पार्टिकुलेट फेज़, यही रीइंफोर्सिंग फेज़ होगा। रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स होंगे जो मैट्रिक्स को रीइंफोर्स करेंगे। These reinforcing particles tend to detain movement of the matrix phase. ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स फेज़ को मूव नहीं होने देगा। लार्ज पार्टिकल कंपोजिट के अंदर
जो री इन्फोर्सिंग पार्टिकल्स होंगे ये मैट्रिक्स फेज को मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं होने देंगे इन द विसिनिटी ऑफ ईच पार्टिकल। एक मैट्रिक्स ले लें, मसलन आपने ईंटें बनानी है, उन ईंटों के लिए एक मट्टी जो है वो आपने गूंद लेनी है, जो मट्टी होगी वो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपने उसके अंदर पार्टिकुलेट डाल देना है, उसके अंदर कोई घास फूस तिनके वगैरह कोई चीज़ें डाल देनी है, वो उसका दूसरा फेज़ हो गया। और वो जो ईंट बनेगी उसकी जो ब्रिक बनेगी वो खाली मट्टी वाली ईंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो री इन्फोर्सिंग पार्टिकल्स होंगे जो इसके अंदर आपने डाले हैं, ये मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स के पार्टिकल्स हैं उनको ये मैट्रिक्स फेस को मूव नहीं होने देंगे। जो आपने बीच में पार्टिकुलेट डाले हैं, डस्ट वगैरह जो वुड के पार्टिकुलेट आपने डाले हैं, ये उस मट्टी को, जो मट्टी वाला फेस है उसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। इन हर्ट द मैट्रिक्स ट्रांसफर सम ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस, ये तो हर कंपोजिट में होता है जो ये बात कर रहा है। हर्ट के अंदर जो मैकेनिज़्म मौजूद होता है, जब कंपोजिट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो मैट्रिक्स वो फोर्स अपने दूसरे फेस के ऊपर डाल देता है। अगर आप एक कंपोजिट को खींचेंगे तो वो जो फोर्स है वो मैट्रिक्स पे लगेगी, मैट्रिक्स उस फोर्स को आगे ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे फेज़ के ऊपर। वो जो फेज़ है वो फाइबर्स का हो सकता है, वो पार्टिकल्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का फेज़ हो सकता है। तो मैट्रिक्स दूसरे फेज़ के ऊपर उस स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करेगा। इन हर्ट द मैट्रिक्स ट्रांसफर सम ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस टू द पार्टिकल्स विच बियर्स ए फ्रैक्शन ऑफ द लोड। तो कंपोजिट के स्ट्रॉन्ग होने की रीज़न भी यही है कि जो मैट्रिक्स के ऊपर स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स उस स्ट्रेस को उसके अंदर जो मौजूद फाइबर्स या पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है और एज रिजल्ट वो मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, कितना उसने मजबूत होना है, ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एट द मैट्रिक्स पार्टिकल इंटरफेस। एक फैक्टर ये उसने बता दिया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी जितना मैट्रिक्स पार्टिकल इंटरफेस के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी कंपोजिट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक फैक्टर उसने हमें ये बता दिया। सम पॉलीमेरिक मटीरियल्स to which fillers have been added are really large particle composites। कुछ पॉलीमर मटेरियल्स हैं जिनके कंपोजिट्स बनाते हैं वो लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स कहलाते हैं। द फिलर्स मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स एंड रिप्लेस सम ऑफ द पॉलीमर वॉल्यूम विद लेस एक्सपेंसिव मटेरियल कॉल्ड द फिलर। जो कंपोजिट हम बनाते हैं उसके अंदर दो फेज़ होंगे, एक होगा मैट्रिक्स और दूसरा फेज़ होगा फिलर। जो फिलर है ये लेस एक्सपेंसिव मटेरियल हो सकता है। मसलन आप कहते हैं कार्बन ब्लैक है, तो जो कार्बन ब्लैक है वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव मटेरियल है। तो जब हम रबर को उसके अंदर डाल देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ये कह रहा है कि फिलर हम ऐड करते हैं, और फिलर जो है वो मामूली सी चीज़ होती है, वो कोई कीमती चीज़ नहीं होती, लेकिन वो मैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। अ फेमिलियर लार्ज पार्टिकल कंपोजिट इज़ कंक्रीट। एक एग्जांपल उसने लार्ज पार्टिकल कंपोजिट की आपको बता दी, कंक्रीट, ये उसकी एग्जांपल है। विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सीमेंट। आप जानते हैं कंक्रीट बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है और बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, और उसके अंदर एक सीमेंट मौजूद है जिसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, सैंड होगी और ग्रेवल होंगे। ये जो हैं इसके पार्टिकुलेट्स। पार्टिकल्स कैन हैव अ वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रीज बट दे शुड बी ऑफ द सेम डायमेंशंस इन ऑल डायरेक्शंस। जो पार्टिकुलेट फेज़ होगा वो कहता उस फेज़ की जो ज्योमेट्रीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं,
लेकिन उनकी डायमेंशंस एक जैसी होंगी। लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स की बात हो रही है। फॉर इफ़ेक्टिव रीइंफोर्समेंट पार्टिकल शुड बी स्मॉल एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मैट्रिक्स। दो चीज़ें यहाँ पे उसने फिर बता दी। क्या होना चाहिए? पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होना चाहिए और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। वो जो मैट्रिक्स है उसमें फिलर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मैट्रिक्स के अंदर जो फिलर है वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दूसरा जो फिलर है उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए। तीसरी उसने प्रॉपर्टी बताई कि उसके दरमियान फिलर और मैट्रिक्स के दरमियान बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर ये तीन चीज़ें हो जाएं तो हमारा कंपोजिट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार वो ये बताएगा कि फिलर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, फिलर का साइज़ स्मॉल होना चाहिए और फिलर की मैट्रिक्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बार बार ये तीन चीज़ें बताएगा। द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द टू फेजेस इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। अच्छा, अब दो तरह से हम फेज़ को ले सकते हैं, लिख सकते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिहाज से और वेट फ्रैक्शन के लिहाज से। 10% बाई वॉल्यूम, 10% बाई वेट। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिहाज से भी हम दोनों फेसेस को काउंट कर सकते हैं, दोनों फेसेस को डिस्कस कर सकते हैं, और वेट फ्रैक्शन से भी दोनों फेसेस को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक ही बात है। द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द टू फेजेस इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर इन्हांस्ड विद इंक्रीजिंग पर्टिकुलर कंटेंट्स। तो अगर आप पार्टिकुलेट कंटेंट्स को बढ़ा दें, पार्टिकल्स के जो कंटेंट को बढ़ा दें, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर जाती हैं। अगर आप फिलर की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और अगर आप फिलर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तब भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर देती हैं। और अगर फिलर की मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन बेहतर हो जाए तब भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर जाती हैं। टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर द डिपेंडेंस ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस ऑन वॉल्यूम फ्रैक्शन। दो इक्वेशंस दी हुई हैं जो हमें बता रही हैं इलास्टिक मॉडुलस का रिलेशन वॉल्यूम फ्रैक्शन के साथ क्या होता है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फेजेस फॉर ए टू फेज़ कंपोजिट। सिर्फ टू फेज़ कंपोजिट की बात हो रही है, वैसे तो मल्टी फेज़ कंपोजिट्स भी होते हैं। तो दो इक्वेशंस इसने ड्राइव करके हमें दे दी हैं। ये देखें, ये दो इक्वेशंस हैं। एक रूल है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ मिक्सचर, और रूल ऑफ मिक्सचर में दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। EC का मतलब है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंपोजिट, U का मतलब है उसकी अपर लिमिट, और L का मतलब है लोअर लिमिट। अपर लिमिट वो जो इलास्टिक मॉडुलस है कंपोजिट का वो कितना इन्हांस कर जाएगा, उसकी अपर लिमिट क्या है और उसकी लोअर लिमिट क्या है। एक कंपोजिट की जो इलास्टिक मॉडुलस है कंपोजिट का, उसको फाइंड करने के लिए ये दो इक्वेशंस डिराइव की गई हैं जिन्हें हम कहते हैं रूल ऑफ मैट्रिक्स। EC का मतलब है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंपोजिट और U का मतलब है अपर लिमिट, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंपोजिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट एक आ जाएगी, एक लोअर लिमिट आ जाएगी, और हम उसका इलास्टिक मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और हम एक्सपेरिमेंट किए बगैर भी कंपोजिट का इलास्टिक मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला है? अपर लिमिट के फार्मूले के अंदर ECU = EM/VM + EP/VP। ये देखें, सिर्फ आपको ये चार चीज़ें चाहिए, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास इलास्टिक मॉडुलस आ जाएगा फॉर कंपोजिट और उसकी अपर लिमिट में। EM क्या चीज़ है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स। M फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इलास्टिक मॉडुलस। अब ये लिटरेचर से मिल जाएगा कि इलास्टिक मॉडुलस मैट्रिक्स का कितना है। अगर मैंने पॉलीमर कोई PVA है, PVA के अंदर मैंने कोई नैनो पार्टिकल्स डाल दिए हैं, ठीक है, तो
सपोज दैट कि मैंने कॉपर के डाल दी हैं, कॉपर ऑक्साइड मैंने डाल दिया है, तो EM होगा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि PVA का इलास्टिक मॉडुलस लिटरेचर से आ जाएगा, EM आ जाएगा, ठीक है। और VM क्या चीज़ है? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है? मैंने जो कंपोजिट बनाया है उस कंपोजिट में PVA का वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या था? VM, वो 10% था, 5% था, 20% था, 50% था, क्या था? वो वैल्यू आप यहाँ डाल दें। EP वो जो पार्टिकल फेज़ है या पार्टिकुलेट फेज़ है, उस पार्टिकुलेट फेज़ का इलास्टिक मॉडुलस, ये भी लिटरेचर से वैल्यू मिल जाएगी। आपने उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना रखा है पार्टिकल का, VP, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पर ये वैल्यूज़, एक वैल्यू, ये दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपने EM और EP की दोनों की वैल्यू आपने लिटरेचर से ले लेनी है, और ये वॉल्यूम आपने खुद एडजस्ट किया है, ये वॉल्यूम भी आपने खुद एडजस्ट किया है, वो दोनों वैल्यूज़ आपने उसमें डाल देनी है। तो कंपोजिट का इलास्टिक मॉडुलस निकल आएगा, उसकी अपर लिमिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। उसकी लोअर लिमिट निकालनी है तो ये नीचे वाला रिलेशनशिप है, इसके अंदर आप यूज़ करें वही चार चीज़ें हैं इसके अंदर, VM और VP, EM और EP, वही वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे तो उसकी इलास्टिक मॉडुलस की लोअर लिमिट आ जाएगी। अभी आपने कंपोजिट लिया है, आपने सैंपल बनाया है, इसके ऊपर कोई आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो आपके पास अपर और लोअर लिमिट इलास्टिक मॉडुलस की आ गई है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आप उसका फिर दोबारा इलास्टिक मॉडुलस निकालेंगे किसी और मेथड से, उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो इन्हीं अपर और लोअर लिमिट के दरमियान आएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है दीज रूल ऑफ मिक्सचर्स इक्वेशंस प्रेडिक्ट दैट, ये प्रेडिक्शन करती हैं दैट द इलास्टिक मॉडुलस शुड फॉल बिटवीन द अपर बाउंड represented by this equation and a lower bound or limit represented by this equation। तो रूल ऑफ मिक्सचर है, ये रूल ऑफ मिक्सचर एक रूल है, मैथमेटिकल मॉडल है, इस मैथमेटिकल मॉडल का नाम है रूल ऑफ मिक्सचर। इस रूल ऑफ मिक्सचर के ज़रिए हम इलास्टिक मॉडुलस की अपर लिमिट को भी निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट को भी निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट किए बगैर। फिर हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसकी जो है वो ट्रू वैल्यू निकालेंगे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है वो इन्हीं दोनों के दरमियान होनी चाहिए। In these expressions, E and V denotes the elastic modulus and volume fraction respectively, and the subscript C, M, P represent composites, matrix and particulate phase respectively। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई हुई है इसने दोबारा, तो एक ग्राफ दिखाया गया है और ये लार्ज पार्टिकल कंपोजिट है। ये लार्ज पार्टिकल कंपोजिट जो है वो टंगस्टन का है, टंगस्टन ये है जी कॉपर टंगस्टन कंपोजिट, ये वाला इसने लिखा हुआ है फिगर 16.3 प्लॉट्स अपर एंड लोअर बाउंड EC वर्सेस VP कर्व फॉर कॉपर टंगस्टन कंपोजिट इन विच टंगस्टन इज़ अ पार्टिकुलेट फेज। टंगस्टन पार्टिकुलेट फेज है और इसकी वैल्यू देखें 0, 20%, 40, 60, 80, बहुत कंसनट्रेशन है इसके अंदर, वॉल्यूम कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसने ये देखें 30 से प्लस से स्टार्ट किए, 35, 36 से उसने स्टार्ट किए, 36% उसने टंगस्टन डाला है और फिर बढ़ाता चला गया, कहीं 80 के करीब ले गया, 80% तक इसने बढ़ाया। तो इसकी वैल्यू डाल दी VP, EP की और VM, EM की वैल्यू डाल के ये एक लोअर बाउंड भी ले लिया उसने और एक ये अपर बाउंड भी ले लिया। एक ब्लू लाइन निकल आ गई लोअर बाउंड और एक रेड लाइन उसने ड्रा कर दी अपर बाउंड। ये तो वो मॉडल था जो रूल ऑफ मिक्सचर था। तो रूल ऑफ मिक्सचर के ज़रिए इसने ये दो कर्व्स ड्रा कर ली। फिर वो जो कंपोजिट बनाया था फिर उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से उसका इलास्टिक मॉडुलस फाइंड किया और इलास्टिक मॉडुलस फाइंड करके उसने ये डॉट लगा दिए। ये जो ग्रीन डॉट लगे हुए हैं ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड वैल्यूज़ हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोजिट है जो कि कॉपर टंगस्टन कंपोजिट है
ये रूल ऑफ मिक्सचर को ओबे करता है और इसकी तमाम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान आई हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपोजिट जो है वो इसको फॉलो करे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो ओबे करते हैं और हर एक मॉडल की जो अजम्पशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर उसकी अजम्पशंस जो हैं वो मटेरियल के साथ मैच कर जाती हैं तो फिर उसकी कर्व जो है वो उसके साथ मैच कर जाती है, एक्सपेरिमेंटल कर्व मैथमेटिकल कर्व के साथ मैच कर जाती है, वरना फिर वो मैच नहीं करती। ओके, एक्सपेरिमेंटल डाटा पॉइंट्स फॉल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो ये एक अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा पॉइंट्स हैं और ये इक्वेशंस वही हैं जिनको मैंने दोबारा यहाँ पे दिखा दिया है। और एक्स एक्सिस में लिया हुआ है टंगस्टन कंसंट्रेट वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है और वाई एक्सिस के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक मॉडुलस दिया हुआ है और दोनों की यूनिट डिफरेंट है। एक तरफ जो है गीगा पास्कल के अंदर और एक PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच के अंदर लिखे हुए हैं। इसी की बात कर रहा है, लार्ज पार्टिकल कंपोजिट की ही बात कर रहा है। लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स आर यूज्ड फॉर ऑल 3 मटेरियल्स। मेटल्स के लिए भी यूज़ होंगे, पॉलीमर्स के लिए भी और सिरामिक्स के लिए, तीनों के अंदर यूज़ होंगे। और इसकी एक एग्जांपल उसने बताई है। इसकी जो एग्जांपल है लार्ज पार्टिकल कंपोजिट की वो है जी सेरमेट्स। और सेटमेट्स का मतलब है ये एक ऐसा कंपोजिट्स है जो सिरामिक मेटल से बना हुआ है। तो एक सिरामिक पार्ट होगा इसका, एक मेटल पार्ट होगा। जो मेटल पार्ट होगा वो इसका मैट्रिक्स होगा, जो सिरामिक पार्ट है वो इसका पार्टिकुलेट फेज़ है। मोस्ट कॉमन सेरमेट इज़ सीमेंटेड कार्बाइड। ये सेरमेट जो है वो इसकी एक एग्जांपल उसने दी है कि सीमेंटेड कार्बाइड है। इसका जो सिरामिक पार्ट है वो सीमेंटेड कार्बाइड है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड पार्टिकल्स ऑफ रिफ्रैक्ट्री यानी बहुत ही मजबूत किस्म का, बहुत ही रेजिस्टेंट हो और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हीट के अगेंस्ट भी हो और प्रेशर के अगेंस्ट भी हो और केमिकल अटैक के बगैर भी हो। यानी इसका जो हार्ड पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड पार्ट है और जिसको बनाया गया है कार्बाइड सिरामिक से। तो इस कंपोजिट का एक जो पार्टिकुलर फेज़ है वो कार्बाइड सिरामिक है, सच एज टंगस्टन कार्बाइड WC और टाइटेनियम कार्बाइड TiC। ये दोनों एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ ए मेटल सच एज कोबाल्ट और निकल या कोबाल्ट के अंदर इन दोनों को एम्बेड किया जा सकता है, टंगस्टन कार्बाइड को भी और टाइटेनियम कार्बाइड को भी निकल या कोबाल्ट के अंदर डाल दें। निकल या कोबाल्ट इसके मेटल पार्ट हैं जो इसके मैट्रिक्स होंगे और WC और TiC इसके फिलर पार्ट होगा, पार्टिकुलेट पार्ट होगा। These composites are used extensively as cutting tool for hardened steels। ये देखें, ये स्टील को काटने के लिए कंपोजिट बनाया हुआ है, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टील को काटने के लिए बहुत ही हार्ड किस्म का कंपोजिट बनाया हुआ है और उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। द हार्ड कार्बाइड पार्टिकल्स प्रोवाइड द कटिंग फेस। इसमें जो कार्बाइड पार्ट है, इसका पार्टिकुलेट पार्ट है, वो एक कटिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका मसला ये है कि बीइंग एक्सट्रीमली ब्रिटल और नॉट कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग द कटिंग स्ट्रेसेस। वो कटिंग स्ट्रेसेस को बियर नहीं कर सकता। इसका जो कार्बाइड पार्ट है, वो जो हार्ड कार्बाइड पार्टिकल पार्ट है, इसका हार्ड कार्बाइड पार्टिकल्स पार्ट है, ये एक्सट्रीमली ब्रिटल है, लेकिन ये कटिंग स्ट्रेसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। है इसकी कटिंग सरफेस, ये कटिंग के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन ये ब्रिटल इतना है कि ये कटिंग स्ट्रेसेस को बियर नहीं कर सकता। उन कटिंग स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए फिर इसके अंदर इसको मैट्रिक्स में डाल दिया। और मैट्रिक्स कौन सा ले सकते हैं आप, उसने पीछे बता दिया है। टंगस्टन भी आप ले सकते हैं या फिर कोबाल्ट ले सकते हैं या निकल ले सकते हैं। टफनेस इज़ इन्हांस्ड बाई देयर इंक्लूजन। इसको इंक्लूड करके इस पार्टिकुलेट फेज़ को एक मेटल मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड करके इसकी टफनेस को बढ़ा दिया गया है, विच आइसोलेट्स द कार्बाइड पार्टिकल फ्रॉम वन अनदर। जो पार्टिकल को अलग-अलग करेगा, एक पार्टिकल होगा, दूसरा पार्टिकल होगा, और बीच में इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स जो है वो उसको
टफनेस प्रोवाइड करता है ताकि वो जो कटिंग स्ट्रेसेस हैं वो बियर कर सके। कटिंग उसने नहीं करना है, कार्बाइड पार्ट नहीं कटिंग करना है, और जो बीच में मैट्रिक्स है वो उसको टफनेस प्रोवाइड करता है। एक तो कहता है जी तमाम उसको आइसोलेट करता है, कार्बाइड पार्टिकल्स को अलग-अलग रखता है, साथ में मिलने नहीं देता फ्रॉम वन अनदर, एंड प्रिवेंट पार्टिकल टू पार्टिकल क्रैक प्रोपिगेशन, और पार्टिकल टू पार्टिकल क्रैक प्रोपिगेशन को भी प्रिवेंट करता है, यानी उसको टूटने नहीं देता। बोथ मैट्रिक्स कोबाल्ट हो सकता है एंड पार्टिकुलेट टंगस्टन कार्बाइड हो सकता है। फेजेस आर क्वाइट रिफ्रैक्टरी, बहुत रेजिस्टेंट फेजेस है to the high temperature generated by the cutting action on materials that are extremely hard। फिगर में ये दिखाया हुआ है, इसी कंपोजिट को, लार्ज पार्टिकल कंपोजिट को दिखाया गया है जो मेटल्स को कट करने के लिए यूज़ हो रहा है, और इसका नाम रखा है जी WC कोबाल्ट, टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट कंपोजिट है। टंगस्टन कार्बाइड इसका फिलर है, पार्टिकुलेट फेज़ है, और कोबाल्ट इसका जो है वो मैट्रिक्स फेज़ है। ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, इस फिगर के अंदर आप ये देखें, ये टुकड़े टुकड़े से देख रहे हैं, पीसेस से देख रहे हैं। ये जो पीसेस से हैं ये टंगस्टन कार्बाइड के हैं। ये पीसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं, ये टंगस्टन कार्बाइड हैं। ये देखें, ये जो आपको ग्रे सा नज़र आ रहा है, ये आपको ग्रे पार्ट नज़र आ रहा है, ये जितना भी आपको ग्रे पार्ट नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे टंगस्टन कार्बाइड के हैं। और हर पीस को अलहदा किया करने वाला जो मटेरियल है वो वाइट सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है, तो ये जो वाइट सा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये है जी कोबाल्ट। तो कोबाल्ट मेटल है, और कोबाल्ट मेटल ने ये जो कार्बाइड के जो पार्ट्स हैं उनको अलहदा करके रखा हुआ है, और इनको टफनेस प्रोवाइड करता है। काटना किसने है? काटना तो टंगस्टन कार्बाइड ने ही काटना है मेटल को, लेकिन ये कटिंग स्ट्रेसेस अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इसका एक कंपोजिट बना दिया। तो कंपोजिट की वजह से इसकी जो टफनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, और मेटल कटिंग के लिए ये कंपोजिट यूज़ होता है। नो सिंगल मटेरियल कुड पॉसिबली प्रोवाइड द कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ पोजेस्ड बाय ए सेरामिड। कहता है कि सिंगल पार्टिकल के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ हो ही नहीं सकती जो इस कंपोजिट के अंदर है। रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलेट फेस में बी यूज्ड, ऑफन एक्सीडिंग 90 वॉल्यूम %। अब इसमें एक मसला है जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो पार्टिकुलेट फेज़ है उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। पीछे जो ग्राफ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये 30-35% से शुरू होता है और कहीं जाके 80% तक ख़त्म होता है। तो इसके अंदर जो पार्टिकुलेट फेज़ है वो 90% तक गया है। दस द अब्रेसिव एक्शन, यानी उसका जो फ्रिक्शनल पार्ट है ऑफ द कंपोजिट इज मैक्सिमाइज। तो जैसे ही हमने इसका कंपोजिट बनाया, इसका जो अब्रेसिंग एक्शन है, जो इसका सैंड पेपर वर्क एक्शन है, इसका जो रबिंग एक्शन है, फ्रिक्शनल एक्शन है, वो मैक्सिमाइज हो गया है। बोथ इलास्टोमर्स एंड प्लास्टिक्स यानी पॉलीमर्स आर फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्स्ड विद वेरियस पार्टिकुलेट मटेरियल। तो लार्ज पार्टिकल के अंदर पॉलीमर्स जो हैं वो भी फेज शामिल होता है। यूज़ ऑफ मैनी मॉडर्न रबर्स वुड बी severely restricted without reinforcing particular materials such as कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक के साथ भी लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग कंपोजिट्स बनाए जा सकते हैं। कार्बन ब्लैक कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। कार्बन ब्लैक को आप जानते ही हैं। तो जो कार्बन ब्लैक है ये वही जो जलाने से, ऑयल को जलाने से या गैस को जलाने से वो जो ब्लैक सी ऐश बन जाती है, ये कार्बन ब्लैक है। ये कार्बन ब्लैक है, बहुत चीप सी होती है और बहुत उसके स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल जो हैं बनते हैं कार्बन के, और ये बहुत अच्छा फिलर है। और किसी रबर के अंदर ये जो कार्बन ब्लैक है उसको शामिल कर दिया जाए तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि कार्बन ब्लैक के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ हैं। फिर दूसरा, इसका जो मैट्रिक्स के साथ, रबर के साथ इसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या डिस्पर्स कर दिया जाए रबर के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर,
तो फिर जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर जाएंगी। कार्बन ब्लैक इज़ प्रोड्यूस्ड बाई combustion of natural gas or oil in an atmosphere that has only a limited air supply. When added to vulcanized rubber, कार्बन ब्लैक को वल्कनाइज्ड रबर के अंदर ऐड कर दें, दिस एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव मटेरियल, यानी कार्बन ब्लैक जो कि बहुत ही एक सस्ती सी चीज़ है, enhances tensile strength, toughness, tear and abrasion, friction resistance। ठीक है, तो ये हल्की सी चीज़ अगर आप उसके अंदर डाल देते हैं, कंपोजिट आप बना देते हैं, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल टायर्स कंटेन ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 to 30 वॉल्यूम% कार्बन ब्लैक। ठीक है, ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर आप देख लें, उसमें कार्बन ब्लैक जो है वो 15 से 30% तक उसके अंदर शामिल होती है। फॉर कार्बन ब्लैक टू प्रोवाइड significant reinforcement, particle size must be extremely small with diameters between 20 and 50 nanometer। अगर आप चाहते हैं कि कार्बन ब्लैक जो है वो रबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, तो ज़रूरी है कि कार्बन ब्लैक का जो साइज़ है वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो, और उसका जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर से लेके 50 नैनोमीटर के दरमियान होना चाहिए, बहुत ही छोटा साइज़ होना चाहिए। द पार्टिकल मस्ट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रबर। मैटर्स के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी जो फिलर है वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे मैटर्स के अंदर। ये ना हो कि सारा फिलर एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया है, कहीं पे फिलर है, कहीं पे फिलर नहीं है, कहीं पे फिलर है, कहीं पे फिलर नहीं है, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर अनइवन होगी तो आपका जो कंपोजिट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। और तीसरा है जो पार्टिकल्स मस्ट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बॉन्ड विद रबर मैट्रिक्स। तीसरी वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होनी चाहिए, बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने। पार्टिकल रीइंफोर्समेंट ऑफ रबर यूजिंग अनदर मटेरियल लाइक सिलिका is much less effective because the specific interaction between the rubber molecule and particle surface does not exist। अगर कहता है कि अगर आप रबर के अंदर सिलिका डाल दें, तो जो सिलिका है वो भी एक फिलर है, तो अगर आप उस फिलर को डाल देंगे तो रबर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि सिलिका का रबर के साथ जो बॉन्ड है, एडहेसिव बॉन्ड है, वो है ही नहीं, बनता ही नहीं है, ये बहुत वीक है। Figure shows an electron micrograph of a carbon black reinforced synthetic rubber tire tread compound। ये टायर है, टायर का ये ट्रेड है, गुड्डी जिसको आप कहते हैं। टायर की गुड्डी का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। इसका कोई पार्ट है, टायर की ट्रेड का कोई एक पार्ट है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये पार्टिकल आप देख सकते हैं, ब्लैक से जो पार्टिकल हैं ये कार्बन ब्लैक है, और इसमें यहाँ पर एक बबल से भी नज़र आएंगे। ये देखें, ये एयर गैप्स हैं, बबल्स हैं, तो ये बबल से जो नज़र आते हैं ये एयर गैप हैं यहाँ पे ट्रेड के अंदर। द एरियाज रिजेंबलिंग वाटर मार्क्स आर टाइनी एयर पॉकेट्स इन द रबर। और यहाँ पर आप कार्बन ब्लैक की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि कार्बन ब्लैक जो है वो टायर ट्रेड के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, जो कि देखिए नैनोमीटर लेवल की बात हो रही है। लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स। पोर्टलैंड सीमेंट is cement manufactured from the chalk and clay which hardens under water। एक सीमेंट है, उस सीमेंट का जो नेम है वो है जी पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है, इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, है तो ये सीमेंट ही जो कि चॉक और क्ले से बनता है, और पानी के साथ ये हार्डन हो जाता है, और जब ये हार्ड हो जाता है तो इसकी जो शक्ल है वो पोर्टलैंड स्टोन से मिलती जाती है। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है पोर्टलैंड स्टोन। तो ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसका कलर पोर्टलैंड स्टोन के साथ मिलता जुलता है, लिहाजा पोर्टलैंड सीमेंट, इसलिए इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो पोर्टलैंड स्टोन से मिलता जुलता है। एग्जांपल्स ऑफ लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स इंक्लूड
इसमें जो एग्जांपल है वो सीमेंट की है और पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की है, फिर रीइंफोर्स कंक्रीट की है। ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो लार्ज पार्टिकल कंपोजिट की हैं। कंक्रीट है जी, इट इज़ कॉमन large particle composite in which both matrix and dispersed phases are ceramic materials। पहली कंक्रीट एग्जांपल है, उसके अंदर मैट्रिक्स और फिलर जो हैं दोनों फेजेस जो हैं वो सिरामिक्स आते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है, ये भी इसकी एग्जांपल है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस कंक्रीट आर पोर्टलैंड सीमेंट, सैंड आ गई, ग्रेवल्स आ गए और वाटर आ गया। तीसरा है जी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। द स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट मे बी इंक्रीज बाई एडिशनल रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर एडिशनल पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के अंदर एडिशनल चीज़ें डाली हुई हैं। क्या एडिशनल डाला हुआ है? दिस इज़ यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाई मीन्स ऑफ स्टील रॉड्स, वायर्स, बार्स और मैश। तो स्टील के मैश, स्टील के बार, स्टील के रॉड, स्टील के वायर इसमें डाली जाती हैं, which are embedded into the fresh and uncured concrete। दूसरी तरह के जो कंपोजिट्स हैं वो डिस्पर्शन स्ट्रेंथन कंपोजिट्स हैं। पहले लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स थे और अब हैं डिस्पर्शन स्ट्रेंथन कंपोजिट्स। फॉर डिस्पर्शन स्ट्रेंथन कंपोजिट्स particles are normally much smaller than diameter between 10 and 100 nanometer। इसमें पार्टिकल स्ट्रेंथेंड कंपोजिट्स के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है वो 10 और 100 नैनोमीटर से कम नहीं होता, यानी बहुत छोटा साइज़ है पार्टिकल्स का साइज़। पार्टिकल मैट्रिक्स इंटरेक्शन दैट लेड टू स्ट्रेंथनिंग अकर्स ऑन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। और अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रही है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हो रही है, बॉन्डिंग की बात होगी। whereas the matrix bears the major portion of the applied load। अब इसमें जो काम की बात उसने बताई है, उसने कहा जी इस तरह के जो कंपोजिट्स होते हैं इसमें जो मैट्रिक्स है वो ज़्यादा लोड को उठाता है। अगर इस तरह के कंपोजिट्स के ऊपर लोड डाल दिया जाए तो मैट्रिक्स लोड को ज़्यादा बियर करता है। वैसे तो जो मैट्रिक्स है वो फिलर को लोड आगे ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन जब फिलर का साइज़ इतना हो जैसे इसने बताया है डिस्पर्शन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट्स के अंदर, तो मैट्रिक्स जो है वो ज़्यादा लोड उठाता है फिलर की निस्बत। स्ट्रेंथेंड कंपोजिट्स के अंदर जो मैट्रिक्स है वो ज़्यादा लोड उठाता है फिलर की निस्बत। द स्मॉल डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स रेजिस्ट द मोशन ऑफ डिसलोकेशन। अब ये करते क्या हैं, ये जो स्मॉल डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिसलोकेशन को रेजिस्ट करते हैं। अगर किसी कंपोजिट्स के ऊपर कोई फोर्स लगती है और उस फोर्स के नतीजे में कोई डिसलोकेशन प्रोड्यूस होती है, कोई शीयर स्ट्रेस लगती है और डिसलोकेशन प्रोड्यूस होती है, तो ये डिसलोकेशन को रेजिस्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि डिस्पर्शन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट्स के अंदर जो मैट्रिक्स है वो मेजर फोर्स को बियर करेगा और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी डिसलोकेशन को रेजिस्ट करेंगे जब कंपोजिट के ऊपर फोर्स लगेगी। इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है। दस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड सच दैट यील्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एज वेल एज हार्डनेस इम्प्रूव्स। इस तरह वो बताता है कि जो हार्डनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है, यानी इसका जो फिलर है वो डिसलोकेशन को रेजिस्ट करता है और ज़्यादातर जो स्ट्रेस है वो मैट्रिक्स ही बियर करता है। Metal and metal alloys may be strengthened by uniform dispersion of several volume% of fine particles of very hard and inert material। ये तो पहली रिक्वायरमेंट है कि मेटल और मेटल अलॉयज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन से स्ट्रेंथन होते हैं, यानी इसकी जो डिस्पर्शन है फिलर की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जो फिलर है वो कैसा होगा, वो हार्ड होना चाहिए और इनर्ट मटेरियल होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड फेजेस, द डिस्पर्स्ड फेज मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है पार्टिकल फेज। पार्टिकल फेज में मेटल्स भी आ सकते हैं, नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं। ऑक्साइड मटेरियल्स आर ऑफन यूज। मेटल ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादातर पर यूज़ होते हैं।
The strengthening mechanism involves interaction between the particles and dislocations within the matrix as with precipitation hardening. तो ये जो strengthening mechanism है वो इसने बता दिया, ये जो mechanism है ये precipitation hardening mechanism है. The strengthening is retained at elevated temperature. हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जाके ये जो स्ट्रेंथनिंग है इसको मेंटेन किया जाता है, इसको रिटेन किया जाता है. एंड फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, ज़्यादा देर तक, बिकॉज द डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर चूजन टू बी अनरिएक्टिव विद द मैट्रिक्स फेज एट हाई टेम्परेचर. तो इसमें जो पार्टिकल फेज़ है उसको इस तरह चूज़ किया जाता है कि वो जो पार्टिकल फेज़ है हाई टेम्परेचर पे जाके मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट ना कर जाए. The high temperature strength of nickel alloy may be enhanced significantly by the addition of about 3 volume% thoria as finely dispersed particles. This material is known as thoria dispersed nickel. ये इस composite का नाम है जो यहाँ पे बनाया गया. The same effect is produced in aluminium oxide system. A very thin and adherent alumina coating is caused to form on the surface of extremely small flakes of aluminium. और aluminium की जो flakes की thickness है उसमें बताइए 0.1 से लेके 0.2, which are dispersed within the aluminium matrix. This material is called sintered aluminium powder. ये दूसरे composite का name है.